शालिनी बहन जी, आप गुंजन की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारे घर में हम उसे लक्ष्मी की तरह रखेंगे। देखिए बहन जी, मैंने मेरी बेटी को फूलों की तरह पाला है। मैंने आज तक उसकी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया। उम्मीद करती हूँ आप भी उसे ऐसे ही रखेंगी। शालिनी बहन, ये तो लड़के वालों का सौभाग्य है कि वो किसी के घर की बेटियों को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाते हैं। इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम उनका ध्यान रखें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गुंजन, तू रो मत बेटा। तेरी विदाई हो रही है, लेकिन अगर तुझे कोई भी परेशानी हुई तो तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ है। अब हमें इजाजत दीजिए, हम गुंजन को अपने साथ ले जा रहे हैं। आओ गुंजन बहू, कार आ गई है। कार इसका ताया का बड़ा बेटा लेकर आया है, क्यों? हाँ, अब इसमें क्या दिक्कत होगी तुम्हें? अरे दमाजी खुद लेकर आती कार, ये क्यों लेकर आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार दमाजी के पास है ही नहीं? अरे घर तो एक ही है ना, कार जिसकी भी हो क्या फर्क पड़ता है अब? नहीं फर्क पड़ता है। आगे चलकर इन लोगों का राज हो गया तो मेरी बेटी तो दुखी हो जाएगी ना। अभी अभी बेटी की विदाई हुई है और तुम उसके लिए ऐसे शब्द कह रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तो उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा ही सोच रही हूँ, तभी कह रही हूँ कि उस घर पर हमारे दामाद और बेटी का राज हो। उस घर में क्या हो रहा है, वो लोग कैसे चलते हैं, इनसे तुम्हें दूर ही रहना है शालिनी, समझी तुम? शालिनी बनकर शकुनी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन कुछ नहीं, गुंजन वहां सब कुछ अपने आप देख लेगी। अब वही उसका अपना परिवार है। विनोद अपनी पत्नी की आग लगाने वाली बातों को बीच में ही काट देता है, जिससे गुंजन के जीवन में ऐसी बातें शामिल ही ना हो पाए। लेकिन गुंजन में भी कुछ अपनी माँ जैसे संस्कार थे शायद, इसलिए वो ससुराल आते ही हर चीज में मैं और मेरा देखने लगी। माँ जी, ये सब आप कहाँ लेकर जा रही हैं? ये सब तो वो मिठाइयाँ हैं जो मुझे मेरे मायके से मिली है। हाँ गुंजन बहू, लेकिन ये सब मैं जेठ जी के पास लेकर जा रही हूँ। वो इस घर के बड़े हैं ना, तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद उन्होंने ही तो सब कुछ संभाला है। इसका मतलब है इस घर में कुछ भी आता है तो पहले ताया जी को दिखाया जाता है। हाँ बेटा, वो बड़े हैं, वो सबको बांट देते हैं चीजें आपस में। माफ करिएगा माँ जी, लेकिन उन्होंने कहीं अपने बेटों को ज्यादा हिस्सा दे दिया तो हम तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। गुंजन, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा कि वो भेदभाव करेंगे? उन्होंने आज तक कोई भेदभाव नहीं किया और आगे भी ऐसा ही होगा इस घर में। वे बड़े हैं, उनकी सहमति से ही सब कुछ होगा। आप भी माँ जी को कुछ नहीं कहती भाभी? इस घर में हमेशा से यही होता आया है और ताया जी ही सबको सब कुछ बांटते हैं। और जब हमारी सास और हमारे पति ही कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्यों ही बोले? इसका मतलब इस घर में हर कोई गांधारी बना हुआ है, देखकर भी अंधे बने हुए हैं। अरे तुम चिंता मत करो, चारों भाई की आपस में खूब बनती है, कोई किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। अगर धोखेबाजी होगी भी तो इस घर में किसको दिखने वाली है? गुंजन को इस घर के नियम समझ में नहीं आ रहे थे। उसे ये बात खटक रही थी कि ताया जी ही सब कुछ क्यों बांट रहे, सब कुछ उनके हाथ में ही क्यों है? हाँ, पापा के जाने के बाद सब कुछ ताया जी ने ही संभाला था। मैं और मेरे भैया भी उनके साथ ही काम में शामिल हो गए फिर। हाँ, लेकिन आपको अपने पिताजी की फैक्ट्री को तो लेना चाहिए था, आपने वो क्यों नहीं मांगी आज तक? अरे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, ताया जी ने हमें किसी चीज की कमी नहीं रखी। ये मेरे पति भी युधिष्ठिर की तरह भोले भंडारी लग रहे हैं, किसी चीज की समझ ही नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ निकुंज, मुझे इस घर की आपकी बहुत चिंता है। कल को अगर ताया जी के बेटे आपको इस घर से निकाल दे या आपकी प्रॉपर्टी हड़प ले तो आप क्या करेंगे? तुम सबको गलत समझ रही हो। रंजन और कुंदन भैया ऐसा क्यों करेंगे भला? वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तभी आपके पास कार नहीं है और उनके पास है, तभी आपके पास फैक्ट्री की कागज नहीं है, उनके पास है। उन्हें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आपको पड़ती है। अरे वो ऐसा ही सब नहीं है आपके पास इसका जवाब, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही कह रही हूँ। आपको अपने परिवार के लिए अपना हक मांगना चाहिए। आज हम 2 हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, तब भी क्या उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे आप? गुंजन की बातें निकुंज के मन में कहीं न कहीं मीठे जहर की तरह घुल रही थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने विशाल और निकुंज को वो चीजें भी दिखानी शुरू की जिस पर आज तक उन दोनों ने कभी गौर ही नहीं किया था।
विशाल निकुंज, तुम दोनों आज ऑफिस जल्दी आ जाना, और सुनो ये फाइल्स भी लेकर आना। जी भैया। अब चलिए हम दोनों नाश्ता खाकर आते हैं। ज्यादा देर मत करना, आज सारी फाइल्स सबमिट करनी है, इसलिए नाश्ता जल्दी कर लेना। जी जी, बस जल्दी से आते हैं। चलो कुंदन। थोड़ा जल्दी करो, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है हमें। वो तो मैंने देखा कि रंजन भैया और कुंदन भैया किस तरह आपको ऑर्डर देकर गए हैं कि नाश्ता मत करना, फाइल्स लेकर आना, जल्दी ऑफिस आओ। अरे ऑर्डर नहीं दिया है, बस कह कर गया। भैया आप दोनों भाई बड़े ही भोले हैं। जिस तरह से वे दोनों आपकर बताकर गए हैं उसे ऑर्डर ही कहा जाता है। आप दोनों उनके सेक्रेटरी है क्या, जो वो आपसे ऐसे बात करके गए? वो बड़े हैं हमसे, इसलिए शायद हक से बात कर लेते कभी कभी। हक में छोटा दिखने में फर्क होता है निकुंज। आप दोनों उनकी हर बात को मानते हैं, तभी वे लोग आपका फायदा उठाते हैं। वो दोनों आपको नाश्ता जल्दी करने को कहकर गए, जबकि खुद 1 घंटे तक टेबल से उठते भी नहीं है। गुंजन छोड़ो ना, ये सब बातें क्यों कर रही हो, और वो भी इस वक्त। नहीं, निकुंज का कहना सही है, हम भी आज जल्दी नहीं जा रहे, हम भी आराम से नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे। लेकिन ये फाइल जरूरी है ना विशाल? देख लेंगे हम भी उस फैक्ट्री में मालिक है, नौकर नहीं है। अब चलाए तीर निशाने पर। अब देखती हूँ कि ये रामायण के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे पांडव और कौरव में नहीं बदलते। विशाल और निकुंज के ऑफिस जल्दी ना पहुंचने पर चारों भाइयों के बीच बड़ी सी बहस हो गई। ये पहली बार था जब चारों आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। हाँ, तो हमें भी देरी हो गई, क्या बात है? आप दोनों भी तो कितनी देर से आते हैं फैक्ट्री? हम घर से भी सारे काम निपटाते ही हैं, और फैक्ट्री की भाग दौड़ गैरों के हाथों में नहीं सौंप सकते हम, तभी तुम दोनों से कहा था जल्दी आने को। आप लोग हमें छोटा समझते हैं, इसीलिए हमसे सारे काम करवाते हैं, लेकिन अब से ये नहीं होगा। वाह विशाल भैया, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन ये निकुंज कुछ बोल क्यों नहीं रहा, अभी भी नकुल सहदेव की तरह चुप खड़ा है। विशाल, तुम दोनों रंजन और कुंदन से छोटे हो ना, और ये बात कोई नहीं बदल सकता। हमारे घरों ये पहली बार है जो तुम चारों आपस में से लड़ रहे हो। अरे भीष्म पितामह और मेरी सास कृष्ण बनकर आ गए इन चारों को समझाने। और ये क्या तरीका है अपने बड़े भाइयों से बात करने का? मत बोलो कि पापा के जाने के बाद इन्होंने ही तुम दोनों को व्यापार समझाया है, अपने बेटों की तरह रखा है। और तुम दोनों इनसे बड़े हो ना, तो अपना फर्ज निभाओ, इन्हें समझाओ, इसके बजाय तुम चारों आपस में लड़ने लगे हो। मैंने बचपन से तुम दोनों को यही सिखाया है कि ये घर एक ही है, और यहाँ जो होता है वो सबके भले के लिए है। विशाल, रंजन भैया और कुंदन भैया से माफी मांगो। मां, मैं तो बस हमारे हक की बात कर रहा था। हक प्यार से भी जताया जा सकता है विशाल। बड़े भाई पिता का दर्जा रखते हैं, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ, सॉरी। माफी अपने भाइयों से मांगो। सॉरी भैया, मैं आज कुछ ज्यादा ही बोल गया। ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही। आज हक मांगने निकले ना, पहला हक कितना है वो तो देख लो तुम दोनों। रंजन बॉस, एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। शुरुआत इन्होंने की है पापा, हमारे मन में कभी इनके लिए कोई फर्क नहीं था, लेकिन आगे का पता नहीं है। ये हुई ना बात, कम से कम इनके मन में नफरत का कीड़ा तो बैठ ही गया। गुंजन की चाल से रंजन के मन में अपने दोनों भाइयों के प्रति थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी, लेकिन गुंजन को पता था उसकी सास राधिका के रहते चारों भाइयों को अलग करना नामुमकिन सा हो जाएगा। अरे माँ, मेरे पति तो कुछ कहते ही नहीं है, जैसा वो लोग कहते हैं बस वो करते जाते हैं। ऐसे तो उनको अपना हक मिलने से रहा। वही तो, सब कुछ तो ताया जी के बेटों के हाथ में है, और वो दोनों भी कुछ कम नहीं है, इन दोनों भाइयों पर हुक्म चलाते रहते हैं। लेकिन तूने एक बात अच्छी कर दी, रंजन और कुंदन के मन में इन दोनों के लिए नफरत का कीड़ा डाल दिया। बस हमें इसी का फायदा उठाकर सब कुछ अपने हिस्से में लाना है। लेकिन माँ, महाभारत का युद्ध तो तभी होगा ना जब मेरी सास यहाँ से जाएगी, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है वो सारथी बनकर आ जाती है संभालने। तो एक काम कर, अब आने वाले 15 दिन में तीर्थ के द्वार खुलने वाले हैं, तू अपनी सास और ताया जी को वहां भेज दे। फिर मैं देखती हूँ आखिर सब कुछ हमारे पास कैसे नहीं आ जाता। ठीक है माँ, फिर मैं आज ही कोई तिगड़म लगाती हूँ। अपनी माँ से बात करने के बाद गुंजन ने दोनों भाइयों से कहकर अपनी सास और ताया जी की तीर्थ की टिकट करवा दी। रंगोली, गुंजन, देखो मैं यहाँ कुछ दिन नहीं हूँ, इसलिए पीछे से सब कुछ तुम दोनों को ही देखना है।
माँ जी आप बेफिक्र हो जाइए, हम सब कुछ यहाँ देख लेंगे। हाँ माँ जी, आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आप जब यहाँ आएंगी तब तक यहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। बदलाव तो संसार का नियम है, और अब वैसे भी ये घर तुम दोनों का है, तुम्हें इसे जैसे संवारना है संवारो। बस ये ध्यान देना कि ये परिवार बिखरना नहीं चाहिए। जी माँ जी, अभी घर के हालात ठीक नहीं है ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। अब पहले जैसा तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप वापस आएंगी तब तक यहाँ सब कुछ बदल गया होगा। गुंजन की चाल काम कर गई थी। तायाजी और राधिका दोनों तीर्थ की यात्रा पर चले गए। अब मौका था गुंजन की माँ का इस घर में आने का, जिसके आने से एक नया शतरंज बिछ गया था। अरे आइए आइए दामाद जी, विशाल जी, कैसे हैं आप? जी हम सब ठीक है माँ जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा आपकी माँ भी यहाँ नहीं तो मैं उनकी कमी पूरी करने चली आई। ये आपने बहुत अच्छा किया, गुंजन को भी आपकी बड़ी याद आ रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ तो हमारा वक्त ही नहीं बीत रहा बिल्कुल भी। आइए मिलकर थोड़ी देर ताश खेलते हैं। ताश? लेकिन इस घर में तो ताश है ही नहीं आंटी। अरे मेरे पास है ना, माँ ने मुझे शादी के वक्त दिया था, मैं अब भी लेकर आती हूँ अपने कमरे से। क्या चल रहा है आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बड़े ही अच्छे समय पर आए हैं। हम बस ताश की बाजी ही खेल रहे थे। ताश? विशाल और निकुंज को पता भी है क्या ताश क्या होता है? अरे विशाल जी, निकुंज जी, इन्होंने तो आपकी साफ साफ मजाक बना दी। क्या हुआ, आप दोनों को ताश खेलना नहीं आता क्या? अरे हमने तो फिर भी कई सारी बाजियां जीती है दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी खेला भी है। क्यों विशाल, तुम्हें पता है ताश कैसे खेलते हैं? वो माँ ने कभी खेलने ही नहीं दिया, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ 2-3 बार खेला है। 2-3 बार? उससे कोई बाजी जीती नहीं जाती। चलिए फिर देख लेते हैं आज कौन जीतता है। चलो, वैसे भी पापा और चाची जी है नहीं, वरना वो लोग हमें खेलने ही नहीं देते। अरे कोई बात नहीं, उन्हें कोई बताएगा भी नहीं, आप लोग खेलिए। लेकिन देखिए, इस बाजी में सब कुछ असली होगा। पैसे, चीजें, जो कुछ भी लगाया जाएगा सब कुछ असली, नहीं तो मजा नहीं आता बाजी में। लगता है अब सब कुछ हारने का प्लान करके आई है आंटी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत सी ताश खेली है अपने जमाने में। ठीक है, फिर देखते हैं आज कौन जीतता है। शालिनी चारों भाइयों के साथ ताश की बाजी लगाती है, लेकिन निकुंज और विशाल को सच में ताश खेलना नहीं आता था, इसलिए लास्ट में पूरे 2 लाख रुपए वो लोग हार गए। 2 लाख रुपए जीत गए हम। हमने कहा था सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन आप मानी नहीं। मुझे नहीं पता था कि दामाद जी और उनके भाई को बिल्कुल भी नहीं आती ताश। चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ खेलकर मजा आ गया। ठीक है, कल मिलते हैं। शालिनी के आने के बाद घर में रोज ही ताश की बाजी खेली जाने लगी, जहां कुंदन और रंजन काफी पैसे और शालिनी के जेवर जीत चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की बाजी इस घर का इतिहास बदलने वाली थी। देखिए आंटी जी, आज तो आप सब कुछ हार गई हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। माँ जी अब बस करिए ना, आप सब कुछ हार जाएंगी। अरे ऐसे कैसे हार मान लूं? आज मैं मेरा घर दांव पर लगाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो हम ये घर के पेपर्स लगाते हैं, देखते हैं इतनी बड़ी बाजी कौन जीतता है। आप लोग पागल हो गए क्या? ये क्या चल रहा है? भाभी, आप बीच में क्यों आ रही है? जो हो रहा है होने दीजिए ना। अरे लेकिन ये सब गलत है। सब कुछ हमारे ही फेवर में होगा, आप चुप रहिए, बस देखती रहिए। हाँ तो रखिए फिर साइन किए हुए पेपर्स यहाँ। ये लीजिए। शालिनी ने आज ऐसे पत्ते फेंके जिसने रंजन और कुंदन को परेशान कर दिया। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन शालिनी से हार गया और घर शालिनी के हाथ में चला गया। ये तो लगता है किस्मत का ही खेल है, नहीं तो आप लोगों से कौन जीत सकता था भला? हाँ, हम फिर से एक बाजी खेलना चाहते हैं। इस बार हम फैक्ट्री को दांव पर लगाते हैं। सोच लीजिए कुंदन जी, अगर आप हार गए तो? हारने का सवाल ही नहीं है, तुम रखो पेपर्स। शालिनी की चाल काम कर गई थी। उसने उन दोनों को जीतने की इतनी लत लगा दी थी कि वो दोनों अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसमें उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब तो आपके पास हारने को कुछ भी नहीं है रंजन जी। अभी भी एक चीज है, ये मंगलसूत्र। आप अपनी बीवी का मंगलसूत्र दांव पर लगा रहे हैं? हाँ मैं भी,
ये रही हमारी आखिरी चाल। बंद करो ये सब, क्या हो रहा है यहाँ? हम इस घर से कुछ दिन के लिए बाहर क्या गए, यहाँ तुम चारों ने इस घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। माँ वो तुम सब भूल गए हो कि इतिहास हमें सिखा चुका है कि किसी दूसरे की बातों में आकर कैसे विनाश हो सकता है। तुम चारों ने बाहर वाली व्यक्ति को अपने घर में घुसने की इजाजत दी, और देखो आज तुम सब अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक दांव पर लगा रहे हो। समधन जी आप बस, आज के बाद आपको हमारे घर में हमारे बच्चों के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी बेटी को आपके पास भेज दूंगी, और ये मेरा गुस्सा नहीं, मेरा निर्णय होगा। माँ अपनी बेटियों को दहेज में गीता देती है, जिससे घर में धर्म की स्थापना हो। आपने दहेज में ताश दी थी, लेकिन मैं इस घर में कोई विनाश नहीं होने दूंगी। महाभारत का इतिहास इस घर में कभी नहीं दोहराया जाएगा, कभी नहीं, क्योंकि आज भी गीता का ज्ञान, कृष्ण के शब्द और हमारे घर की मर्यादा हम सबको याद है। बहन जी आप जा सकती हैं। इस परिवार में तो इतिहास ने खुद को नहीं दोहराया, लेकिन न जाने कितने ही ऐसे घर होंगे जहां ताश, अधर्म और किसी की चालों ने कितने घरों को बर्बाद किया होगा।